नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता में आज हिंदुस्तान की ग्लोबल सत्ता और स्वीकार्यता की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क चीन में वहां के नागरिकों की जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। जहां शी जिनपिंग सदा के लिए हैं, वहां क्यों पीएम मोदी को नया निकनेम दिया गया है। चीन में क्यों प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। वैसे तो पीएम मोदी लगातार ग्लोबल लीडर वाली पहचान पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिनपिंग के देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत कुछ कहती है। सत्ता की खास कुंजी से इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। सत्ता में आज फसादी फेक न्यूज परोसने वाले यूट्यूबर्स की पोल खोलेंगे। आपको बताएंगे कैसे फेक न्यूज की वजह से देश के 2 राज्यों में तनाव जैसी स्थिति हो गई, कैसे पुरानी तस्वीरों, प्लांटेड वीडियो को हथियार बनाकर बिहारी मजदूरों की झूठी पिटाई को पूरे देश में प्रसारित और प्रचारित किया गया। सत्ता में आपको सावधान करने वाली रील हमने तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तभी आपका परिवार फेक न्यूज की आंधी में खबरों को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। और जो बीजेपी पूरे देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है, पश्चिम बंगाल में उसका अकाउंट खाली है। इतना खाली कि बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में लोन लेना पड़ा, वो भी 50 करोड़ का। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टी की कमाई पर हमने खास कुंजी तैयार की है। कमाई में कैसे टीएमसी ने एक नया सरप्राइज दिया है, यह भी आज आपको बताएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाली सत्ता से। पीएम मोदी की लोकप्रियता अब कीर्ति का रूप लेने लगी है और कई बनी बनाई सीमाओं को तोड़ रही है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी से अपना जुड़ाव मानने वाले चीनी नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समझने वाली बात यह है कि बड़े बहुमत से चुने गए किसी नेता का अपने देश में लोकप्रिय होना और उसे चाहने वाले देशवासियों का बिना शर्त समर्थन मिलना स्वाभाविक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ऐसे नेता के कई फैसले बिना नतीजों के ही लोकप्रिय हो जाएं। लेकिन यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि कोई नेता इतना लोकप्रिय हो जाए कि दुश्मनी निभाने वाले पड़ोसी देश की जनता भी उसे प्यार करे और उसके अमर होने की बात करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी को भारत में तो प्यार मिला ही है, चीन में भी उन्हें बेशुमार प्यार मिल रहा है। चीन के लोग पीएम मोदी को अनोखी क्षमताओं वाला नेता कह रहे हैं। दरअसल 2020 जून में गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इसके बाद भी चीन की जनता नरेंद्र मोदी की दीवानी है। चीन के लोग इतने दीवाने हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को एक निकनेम दिया है। इस बात का दावा चीन के एक पत्रकार म्यू चुनशान ने किया है और ये उन्होंने एक विख्यात जर्नल द डिप्लोमेट में अपने लेख में लिखा है। म्यू चुनशान ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के लोग वहां के सोशल मीडिया पर मोदी लाओशियान के नाम से पुकारते हैं। लाओशियान एक निकनेम है। लाओशियान का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास स्पेशल पावर हो। लाओशियान निकनेम का मतलब है अलग और अद्भुत है, यानी कि अनोखी क्षमताओं वाला अमर व्यक्ति। ये अपने आप में आश्चर्यजनक और अनोखी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल कूटनीति और घरेलू डेवलपमेंट नीति का नतीजा है। हालांकि चीन में पीएम मोदी की लोकप्रियता की ये सूचना विपक्ष को जरूर चुभ रही होगी। तो म्यू चुनशान ने द डिप्लोमेट के अपने इसी लेख में आगे लिखा है कि मैं लगभग 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीन में सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी विदेशी नेता को निकनेम देना दुर्लभ है। मोदी का निकनेम दूसरे सभी लोगों से ऊपर है। स्पष्ट रूप से उन्होंने चीन की जनता की राय को प्रभावित किया है, जिसने उन पर बहुत असर डाला। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के लोग ऐसे ही पसंद करने लगे हैं। इसके पीछे नरेंद्र मोदी के कई काम भी हैं, जिससे दुनिया में उनका डंका बोल रहा है। द डिप्लोमेट ने अपने लेख में चीन के पत्रकार म्यू चुनशान ने इन कामों और कारणों का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल हैं। इसमें उन्होंने खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। रूस, अमेरिका या ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत दोस्ती कायम रख सकता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया की बड़ी शक्तियों को साथ लेकर चल सकता है। ये बातें चीन के सोशल मीडिया यूजर्स को बहुत अच्छी लग रही हैं और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को लाओशियान निकनेम दिया है। चीन के लोग नरेंद्र मोदी को पसंद तो करते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के करीब आने से वो परेशान हैं। चीन के लोग चाहते हैं कि चीन सरकार पाकिस्तान के बदले भारत से अपने रिश्ते अच्छे करे। तो पीएम मोदी सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं।
अमेरिकन डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा बताई, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा लोग प्रधानमंत्री मोदी को ही पसंद करते हैं। पिछले महीने जारी इस आंकड़े के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर 68% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं और 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलान बेरसेट हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वां स्थान मिला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 30% अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वें नंबर पर हैं। तो इस सर्वे में यह भी दावा किया गया कि साल 2021 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और बढ़ रही है, यानी कोई उनकी टक्कर में नहीं है। पीएम मोदी की ग्लोबल लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भारत दौरे पर आई थी तो यहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस अप्रूवल रेटिंग पर पहुंचे हैं वो दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे पसंदीदा है। इस रेटिंग से यह वास्तव में साबित हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के एक प्रमुख नेता हैं। इटली की पीएम मेलोनी के मन में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में विचार कैसे बने और दुनिया के नेताओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता कैसी है, इसे समझने के लिए एक छोटी सी रील देखिए। Approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. There is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. You're catapulting this magnificent state into the future. You're the most popular person in Israel. Thank you. I want to join my party. Has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. तो पीएम मोदी की लोकप्रियता को समझने के लिए उसे आपको 3 हिस्सों में बांटना होगा: लोकल, ग्लोबल, दुश्मन देश। भारत में तो पीएम मोदी लोकप्रिय हैं ही, उनके मुकाबले में फिलहाल भारत में दूर दूर तक कोई नेता नहीं है। इजराइल, रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश जो भारत के मित्र देश हैं, वहां भी पीएम मोदी बहुत लोकप्रिय है। तीसरा नंबर आता है चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का। चीन में पीएम मोदी की लोकप्रियता कैसी है, ये हमने आपको बताया। पाकिस्तान में पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि आज जब पाकिस्तान कंगाल है, दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा है, तो वहां की जनता अपने देश के लिए पीएम मोदी जैसा नेता चाहती है।
तो देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कुछ दिन पहले 3 राज्यों के चुनाव के दौरान TV9 भारतवर्ष ने पोलस्टेट के साथ एक सर्वे किया, जिसमें सवाल था कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। इस पर 58% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि उनके बाद राहुल गांधी का नंबर था, जिन्हें सिर्फ 19.9% लोग पसंद कर रहे थे। इसके बाद 7.4% लोगों की पसंद ममता बनर्जी और 8.9% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल थे, जबकि 5.8% लोगों की पसंद दूसरे नेता थे। यानी यहां भी पीएम मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। पीएम मोदी सिर्फ आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े नेता भी खुले कंठ से उनकी तारीफ करते रहे। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ कहा था। अमेरिका के एक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कहा था कि नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में पढ़ता रहा हूं। 2021 में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि आप इजराइल के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, आइए और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। इतना ही नहीं, 2022 में इमरान खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ऐसी है कि कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की सत्ता लगातार मजबूत हो रही है, जो कम से कम उनके विरोधियों को पसंद नहीं आ रही होगी। पीएम मोदी जनता और वर्ल्ड लीडर्स के फेवरेट बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ इच्छाधारी पश्चिमी मीडिया को पीएम मोदी बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। वो अलग अलग समय पर पीएम मोदी पर अपने दुष्प्रचार वाले हथियार का इस्तेमाल करते रहते हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं यूट्यूब के जरिए फैल रहे फेक न्यूज के जाल की, क्योंकि न्यूज बच्चों का खेल नहीं है। हम सत्ता में अपने न्यूज मित्रों के सामने जो भी खबर रखते हैं उसे तथ्यों और आंकड़ों की कसौटी पर परखने के बाद तैयार किया जाता है, ताकि आपका भरोसा अटूट रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को हथियार बनाकर कई लोग करोड़ों लोगों की संवेदनाओं से खेल रहे हैं। यूट्यूब पर रिपोर्टिंग करने वालों का एकमात्र मकसद होता है लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ाना। इस चाहत के लिए कई बार ये गरिमा और नैतिकता की सीमा को भी लांघ जाते हैं और न्यूज़ को नाटक बना देते हैं। मौका लगने के बाद हर सत्य और झूठ का मसाला भी उसमें डाल दिया जाता है और इसके बाद फेक न्यूज़ की डिलीवरी आपके नज़दीकी मोबाइल फ़ोन पर कर दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कई वेबसाइट्स पर आपने खबर देखी होगी कि तमिलनाडु में बिहार से गए प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट हो रही है। कहीं बिहार के मजदूरों की पिटाई की तस्वीरें, कहीं बिहार के मजदूरों के रोने की तस्वीरें, कहीं दहशत की तस्वीर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी तस्वीर बिहार के मजदूरों को लेकर ये सारी संवेदनाएं फर्जी थी, फेक थी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गलत तरीके से वीडियो वायरल करने के मामले में केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाने पर 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मनीष कश्यप, अमन कुमार, राकेश तिवारी, युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अमन कुमार को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सत्ता में आपको इंसानियत पर इंस्टाग्राम को तरजीह देने वाले, चंद फॉलोअर्स की चाहत में फसाद कराने वाले, चंद लाइक्स के लालच में खूनी लड़ाई करवाने वालों को एक्सपोज करेंगे। लेकिन पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की फर्जी पिटाई को मुद्दा बनाकर नफरत फैलाई गई और 2 राज्यों के बीच क्षेत्रवाद की आग लगाई गई। वायरल वीडियोस के माध्यम से कुछ मैसेजेस न्यूज़ को प्रसारित की गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार से जाके जो काम कर रहे हैं श्रमिक है, उनके साथ घटनाएं हुई है, मारपीट की जा रही, इस प्रकार का मैसेजेस था। वो मैसेजेस, न्यूज़ आइटम्स सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो के साथ जो प्रसारित की गई थी वो फेक पाया गया। Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar
or attack in Tamil Nadu. 2 videos are posted in that, and both are false. धर्म, और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, ये वो जहर है जो गंगा जमनी तहजीब वाले समाज के सौहार्द में माहौल को बिगाड़ देते हैं। चाहे यूट्यूबर्स हों, नेता हों या फिर धर्म के चंद ठेकेदार, हर कोई अपने हिसाब से इस नफरती और मजहबी जहर का इस्तेमाल करता है। आज राजस्थान दौरे पर गए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ऐसा कहा कि वो विवादों के कटघरे में आ गए। राजस्थान के जोधपुर में मुस्लिम कार्ड खेलते हुए ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों को सेकुलरिज्म का कुली बना दिया गया। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया, वोट लेने का काम नहीं किया। जिस दिन वो दूसरी बरादरियों की तरह, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी दूसरी बरादरियां हैं, उनकी तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया कि जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे, और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो थोड़ी अलग किस्म की है, और इसमें गैंगस्टर वाला सोशल साइंस है। कभी आपने सोचा कि आपके पड़ोस में अगर कोई गैंगस्टर रहता है तो उस एड्रेस से आप दूर दूर रहेंगे, उस गली से आप उचित दूरी बना लेंगे? खासकर अगर उस गैंगस्टर पर कोई सरकारी कार्रवाई हो जाए तो आप भूलकर भी उस एड्रेस की तरफ नहीं देखेंगे। कुछ ऐसा ही प्रयागराज के चकिया में नेता माफिया और गैंगस्टर अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के साथ हो रहा है। उमेश बाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार के बुलडोजर और एनकाउंटर वाले एक्शन के बाद अब ये घर सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई झांकता है। बुलडोजर और एनकाउंटर के बाद अब अतीक अहमद के इस घर में सिर्फ 5 डॉग्स बचे थे। उनकी देखभाल करने वाले नौकर भी डर से इस घर को छोड़कर भाग गए थे। नतीजा ये हुआ कि अतीक अहमद के 5 पालतू कुत्तों को खाना और पानी देने वाला कोई नहीं बचा। शुक्रवार को 5 पालतू कुत्तों में से एक फीमेल डॉग ब्रूनो की मौत हो गई। इसके बाद आज एक और डॉग टाइगर की भी मौत हो गई। अतीक अहमद के इन दोनों डॉग्स की मौत भूख से तड़प कर हुई, क्योंकि इन्हें खाना देने वाला कोई नहीं था। किसी मोहल्ले में किसी की भी इन पालतू जीव को भूख से मर जाने पर अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है, और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई वहाँ जाकर इनको खाना देने की। वैसे सामान्यतः डॉग्स को कोई ना कोई खाना पानी दे ही देता है, लेकिन इस मामले में आस पड़ोस के लोगों ने दूरी बना ली, और जाहिर है इसके पीछे गैंगस्टर वाला वही सोशल साइंस है जो हमने खबर की शुरुआत में आपको बताया था। कार्रवाई के बाद अतीक अहमद का मकान वहाँ के लोगों के लिए ऐसा हो गया है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में हो, और यही डॉग्स की मौत का कारण बना। 2 डॉग्स की मौत की खबर लगने के बाद नगर निगम और पशुओं की देखभाल करने वाली टीम एक्टिव हुई। अतीक अहमद के सुनसान पड़े घर पर आज जब ये टीम पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले डॉग्स को इलाज किया। तीनों डॉग्स भूख के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। अब इनको अडॉप्शन के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे NGO भी यहाँ पर हैं जो आगे आ रहे हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे, और वो प्रॉपर आज ही हर हाल में पुलिस द्वारा ये डिसाइड करके इनको प्रॉपर अडॉप्शन और खाने की प्रक्रियाएं जो है अभी तुरंत करवा दी रही हैं। जहाँ तक है 2 डॉग्स की तो डेथ हो गई है, 3 बच्चे हैं जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको इनके हिसाब का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, इनके हिसाब का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी डॉक्टर्स की टीम आएगी, फिर अभी खाने का इंतजाम तो हम लोग कर रहे हैं, बट ट्रीटमेंट का भी देखना पड़ेगा इनके। उसके बाद फिर एक बार पूरा इन लोग की सिचुएशन, इन लोग की कंडीशन समझ के हम लोग आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। बट जो भी है, खाने की तो प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। तो नेता, माफिया और अपराधी अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि विदेशी नस्ल के डॉग्स उसे बहुत पसंद है। उसे डॉग्स पालने का बेहद शौक है। ग्रेट डेन प्रजाति के ब्रूनो से माफिया अतीक अहमद का बड़ा लगाव था। अतीक अहमद जब अपने घर पर रहते था तो अपने डॉग्स के साथ साथ समय वो बिताया करता था। अतीक अहमद ने 5 ग्रेट डेन प्रजाति के कुत्ते पाल रखे थे और उन्हें अपने परिवार की तरह वो रखता था। लेकिन हर अपराधी का बुरा वक्त निश्चित रूप से आता है और उसके अपराधी उसका घर बार उजाड़ देते हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि अतीक अहमद के डॉग्स को इलाज मिल गया है। आगे उम्मीद है कि इन डॉग्स को नया परिवार भी मिल जाएगा। तो क्या आप यकीन मानेंगे कि जो राजनीतिक पार्टी पिछले 9 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है, देश के कई राज्यों की जिसकी जो सत्ता है, जो पूरे देश में अमीर राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट में नंबर 1 पर है,
वो पश्चिम बंगाल में आर्थिक तंगी से जूझ रही है। ये कोई आरोप या दावा नहीं है, बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बैंक अकाउंट खाली है। आपको बताते हैं आखिर ये खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पंजाब नेशनल बैंक से 50 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लिया था। ओवरड्राफ्ट लोन की ही तरह एक फाइनेंशियल सुविधा है। ये तब लिया जाता है जब बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हो। बंगाल बीजेपी ने कोलकाता में बुलीगंज शाखा से 50 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लिया। बैंक ने इसको लेकर बीजेपी दक्षिण कोलकाता जिला अध्यक्ष को नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल ने बैंक से 50 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया है, जो 5 करोड़ रुपए की सीमा से 10 गुना ज्यादा है। आरबीआई के नियम के मुताबिक किसी संस्था को अधिकतम 5 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है। अब दिल्ली से बीजेपी आलाकमान की तरफ से पूछा जा रहा है कि बैंक से 50 करोड़ रुपए जो लिए गए वो कहां हैं, इस खर्च का हिसाब किताब क्या है। फिलहाल टीएमसी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक राहुल सिन्हा ने कहा कि ये पार्टी का मामला है और इस पर विचार किया जाएगा, उसे सब कुछ पता उससे चल जाएगा। हमारा तो पैसा नहीं है, हम तो जनता से पैसा लेके पार्टी चलाता है, घर घर से जाके पैसा मांग के पार्टी चलाता है। इसीलिए हम लोगों का तो ओवरड्राफ्ट हो ही जाएगा, हम लोगों का तो घाटा हो ही जाएगा। हम लोग तो गुंडागर्दी करना या कटवानी खाना ये नीति को विश्वास नहीं करता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी का पास पैसा नहीं है और तृणमूल का पास पैसा ही पैसा है। एक प्रदेश का छोटा पार्टी वो पूरा देश का द्वितीय नंबर रिचेस्ट पार्टी है। आप सोच सकते हैं। बीजेपी राज्य बीजेपी से पूछ रहा है कि भाई 50 करोड़ रुपया ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया, पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है? देखिए वो तो अंदरूनी मामला है, उसको उसमें हम नहीं जाएंगे। वो क्या पूछताछ जो करना है वो केंद्र करेंगे। तो एक तरफ देश की सबसे अमीर पार्टी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अकाउंट खाली है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कमाई के नए झंडे गाड़ रही है। चुनावी बॉन्ड सिस्टम के लागू होने के बाद बीजेपी के बाद तृणमूल कांग्रेस दूसरी सबसे अमीर पार्टी बनकर उभरी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय के मामले में एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों की आय पर तैयार की गई। इसके मुताबिक बीजेपी 1917 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आय वाली पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस 545 करोड़ 75 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस 541 करोड़ 27 लाख रुपए के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुल आय के चुनावी बॉन्ड से होने वाली आय के प्रतिशत के मामले में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान तृणमूल कांग्रेस की आय का लगभग 97% यानी 528 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है, जबकि बीजेपी को इस दौरान कुल आय का सिर्फ 54% यानी 1033 करोड़ रुपए ही चुनावी बॉन्ड से मिला। कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले। और अब देश की बड़ी और अहम 9 खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 10। लालू परिवार और उनके करीबियों पर हुई छापेमारी पर ईडी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली, पटना, मुंबई समेत 24 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 1 करोड़ कैश और 1.5 किलो से ज्यादा सोने के गहने मिले हैं। जांच में करीब 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का पता चला है। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए और समय मांगा है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 में भी जब महागठबंधन एक साथ आया था तो छापेमारी हुई थी, अब हम फिर एक साथ आए तो रेड हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रराव की बेटी के कविता से दिल्ली में ईडी की पूछताछ जारी है। कविता से पूछताछ के विरोध में दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक बीआरएस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कारोबारी रामचंद्र पल्लाई ने ईडी पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।